अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं सुबह की सोच। एक नई सुबह के साथ, कुछ नए मेहमानों के साथ और कुछ सियासी खट्टी मीठी बातों के साथ हम आपको कहते हैं खुश आमदीद। मुझे कहते हैं हसनैन लियाकत और मैं हूँ गजल आवान। आप सबको कहेंगे खुश आमदीद और उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। और मौसम भी अभी फिलहाल थोड़ा सा अच्छा ही चल रहा है। हाँ, खट्टा मीठा ही चल रहा है, लेकिन मुल्की हालात जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा खट्टे मीठे हो चुके हैं। वैसे तो आज 5 अगस्त है, आज बहुत बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स भी होने का कहा जा रहा था। पीटीआई के रहनुमा कह रहे थे कि आज के दिन आपको सरप्राइज मिलेगा, तो हम सब तैयार हैं। देखते हैं आज पूरे दिन में क्या कुछ सरप्राइज हमें मिलता है। वो जो हम पूरे साल से सुन रहे शेर आया, शेर आया, शेर आया, एक्चुअल में शेर आएगा या नहीं आएगा, एक दफा फिर प्रैंक होगा, ये अब आज के दिन में हम देखेंगे। आज के दिन, क्योंकि बहुत से रहनुमा हमारे ही प्रोग्राम में आकर कहकर गए हैं कि 5 अगस्त को आपको सरप्राइज मिलेगा, आप समेत पूरी दुनिया हैरान हो जाएगी। तो आज हम इंतजार करेंगे उस सरप्राइज का। लेकिन आज 5 अगस्त 2019 आज योम इस्तिसाल कश्मीर भी मनाया जा रहा है। और ये दिन क्या है, किस वजह से मनाया जाता है, क्या हुआ था, क्या पस मंजर है, वो आपके साथ थोड़ा सा शेयर करेंगे। 5 अगस्त 2019 का दिन कश्मीरी तारीख का एक ऐसा सयाबाब है जिसका दर्द हर कश्मीरी के दिल में गहराई से महसूस किया जाता है। और ये दिन कश्मीरियों के लिए महज एक आइनी या सियासी तब्दीली नहीं, बल्कि एक ऐसा जख्म था जिसका असर नस्ल दर नस्ल जारी रहेगा। और 5 अगस्त के इस दिन भारत ने अपने आइन के आर्टिकल 370 और A35 को ख़त्म करते हुए कश्मीर की 35A को ख़त्म करते हुए कश्मीर की खुसूसी आइनी हैसियत को एक तरफा तौर पर तब्दील कर दिया और कश्मीरी अवाम के हुकूक, उनकी शनाख्त, उनकी सियासी तशख़्ख़ुस को पामाल किया। और ये तब्दीली महज एक सरकारी फैसले का नतीजा नहीं थी, बल्कि कश्मीरी कौम के वजूद और उनकी खुद मुख्तारी पर एक गहरा और बहुत ही, आप ये कहें कि इस तरह का हमला था, शदीद हमला था। और इस दिन से कश्मीर में एक नई जंग की शुरुआत हुई, जिसमें कश्मीरी अवाम की आज़ादी, उनके हुकूक, उनकी आरा को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया गया और वादी में खौफ का ऐसा माहौल कायम किया गया कि कश्मीरियों की आवाज़ दबाने के लिए हुर्रियत क़यादत को जेलों में बंद कर दिया गया। नौजवानों की बिला वजह गिरफ्तारियां मामूल बन गई और मवासिलात ज़िंदगी, आप ये कहें कि तमाम तर जितने भी इंसान थे उनकी आज़ादी, सियासी आज़ादी हो, इंटरनेट सर्विस, मोबाइल सर्विस, तमाम तर हुकूक उनके सल्ब कर लिए गए। बिल्कुल ऐसी गज़ल, ये एक बड़ा सयाद दिन था और आलमी बरादरी ने भी इस हवाले से मजम्मत की थी। क्योंकि पाकिस्तान आज भी उन्हीं कवानीन के मुताबिक कश्मीरियों की जो हक़ खुद इरादियत है उसको सपोर्ट कर रहे हैं। आज भी आप सरहद के पार या फिर रियासत कश्मीर में जाएंगे तो आप वहाँ पे ज़मीन नहीं खरीद सकते, कश्मीरियों के अलग हुकूक हैं। लेकिन आप अगर इंडिया की बात करें तो वहाँ पे वो हिंदुओं की आबादी के ऊपर जोर दे रहे हैं, किसी तरह से वादी के अंदर हिंदू ज़्यादा हो जाएं और मुसलमान कम हो जाएं, फिर वो अक्सरियत राय को सामने रखते हुए फैसला कर लें। लेकिन जो भी कुछ कर लिया जाए, कश्मीर कश्मीरियों का है और कश्मीर तब से बिल्कुल कश्मीर तब से कश्मीरियों का है जब से शायद हम बड़े सगीर का हिस्सा थे, तब भी कश्मीर एक रियासत थी और महाराजा हरि सिंह उसके सरबराह थे। सो कश्मीर की आवाज़ को आप नहीं दबा सकते। ख़वातीन वज़ात, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं एक अच्छी खबर, एक खुशखबरी की खबर। मुल्क भर के बिजली सारिफीन के लिए खुशखबरी है, जिसके मुताबिक बिजली की कीमत में फ़ी यूनिट ₹1.75 कमी का इम्कान किया जाएगा। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी CPPA के मुताबिक माली साल 2024-25 की चौथी सहमाही एडजस्टमेंट की मद में नेपरा से कीमतों में कमी की बाकायदा दरख्वास्त दायर की है, जिस पर नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी नेपरा समाअत करेगी। दरख्वास्त मंजूर होने की सूरत में बिजली सारिफीन को मजमूई तौर पर 53 अरब 39 करोड़ रुपए से जायद का रिलीफ मिलेगा। ये सहमाही एडजस्टमेंट न सिर्फ सरकारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों बल्कि के इलेक्ट्रिक पर भी लागू होगी। ज़राए के मुताबिक अगर नेपरा अथॉरिटीज़ सितंबर, अक्टूबर या फिर नवंबर के लिए एडजस्टमेंट की मंजूरी देती है तो सारिफीन को ₹2.10 फ़ी यूनिट तक का रिलीफ मिल सकता है, जबकि अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के लिए फ़ी यूनिट ₹1.75 की कमी की तजवीज़ भी दी गई है, जो सारिफीन के माहाना बिजली बिलों में नुमाया कमी का बायस बनेगी। दरख्वास्त पर हतमी फैसला नेपरा अथॉरिटी की जानिब से दरख्वास्त पर समाअत के बाद जारी किया जाएगा। बिल्कुल एग्जैक्टली अभी तो ये दरख्वास्त दायर कर दी गई है। आप देखेंगे इसकी मंजूरी होती है, नहीं होती समाअत के बाद, या फिर क्या कुछ होता है, क्योंकि इस वक्त जो कीमतें हैं वो बुलंद तरीन सतह पर हैं। ज़ाहिर है उससे कौन इफेक्ट हो रहा है, आम आवाम, कारोबारी तबका या फिर सनती शोबा, डायरेक्ट इफेक्ट हो रहा है। और ज़ाहिर है अगर कुछ सेक्टर्स हैं उनको अगर कंट्रोल कर लिया जाए, IMF के साथ कुछ शराइत का मुआहदा कर लिया जाए, या फिर कुछ ऐसे सेक्टर्स भी हैं जिनका आप सबको पता है, मैं बात करूँगी तो बात लंबी हो जाएगी, तो उन पर अगर कंट्रोल कर लिया जाए, उन पर
कम पैसा लगाया जाए तो शायद फिर कीमतें कंट्रोल हो भी सकती हैं। लेकिन ये है कि देखें कि अब लेट्स सी इस दरख्वास्त के बाद क्या होता है। आगे बढ़ते हैं और बहुत ही अच्छी खबर आपको देते हैं मदीना मुनव्वरा से, जहाँ पर मदीना मुनव्वरा को एक बार फिर आलमी इदारा सेहत की जानिब से सेहतमंद शहर का दर्जा हासिल हो गया है माशाल्लाह। और सऊदी खबर रसा एजेंसी के मुताबिक मदीना मुनव्वरा ने WHO के 80 से ज़ायद मेयार कामयाबी से मुकम्मल कर लिए, जिस पर शहर को सेहतमंद शहर की आप ये कहें कि उनको एक सनद या फिर सर्टिफिकेट भी जारी हो गया है। मदीना के गवर्नर शहजादा सलमान बिन सुल्तान ने सऊदी वजीर सेहत से तस्दीकी सर्टिफिकेट हासिल किया। उन्होंने कहा कि मदीना को दोबारा सेहतमंद शहर का दर्जा मिलना इस बात का सबूत है कि सऊदी क़यादत अवामी मयार ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए कितनी पुरअज़्म है। और मदीना को पहली बार ये एजाज़ आपको याद होगा 2019 में मिला था, और इस बार भी बहुत से ऐसे शहर हैं मदीना के जहां पर 14 दीगर सऊदी शहरों को भी सेहतमंद शहरों की फहरिस्त में शामिल कर लिया गया। और शहजादा सलमान बिन सुल्तान के मुताबिक मदीना की तेज़ रफ्तार तरक्की इसे इलाकाई और आलमी सतह पर एक कामयाब तरक्याती मॉडल में तब्दील भी कर रही है। अच्छा लाइफ स्टाइल है, हेल्दी लाइफ स्टाइल है, बिल्कुल सारी ऐसी है, चीज़ें बिल्कुल ऐसी है। और ये सऊदीया के लिए बहुत अच्छी खबर है। इसके अलावा अगर ताइफ की बात की जाए या फिर तबूक की बात की जाए, उसके इस तरह के तकरीबन 14 शहर ऐसे हैं जहाँ पे जिनकी इंडेक्स को बहुत बेहतर करा दिया गया। लेकिन जो मदीना की बात है, मदीना में जब नबी अलैहिस्सलाम ने हिजरत की थी आज से 1400 साल कबल, तो उससे पहले यहाँ पे बीमारी होती थी, इनकी फिजा कोई ज़्यादा अच्छी नहीं होती थी और हर वक्त ही यहाँ पे बीमारी रहती थी। जब से नबी अलैहिस्सलाम ने इस शहर को अपना मस्कन बनाया तो उस वक्त से लेके आज तक ये शहर कमाल शहर है। आप मदीना की फ़िज़ा की बात कर रहे हैं, उसको इंडेक्स मिले ना मिले, लेकिन जब आप मदीना में जाते हैं तो आपको पता चल जाता है कि कितना ज़बरदस्त वहाँ पे माहौल है। अब दिन वज़ात आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं गुडानी बीच की बात, जहाँ पर एक अजीब मंजर ने सबकी तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करवा लिया। गुडानी के समंदर का पानी अचानक गुलाबी हो गया, जिससे माहीगीर, सयाह और आस पास के रिहायशी हैरान और परेशान हैं। बलूचिस्तान के महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात के माहिरीन का कहना है कि ये गैर मामूली रंग पानी में कुदरती तब्दीलियों के साथ आलूदगी का नतीजा है। डेप्यूटी डायरेक्टर माहौलियात इमरान काकड़ ने वजाहत की है कि ये जो गुडानी के अंदर पानी का खड़ा होना है, ये छोटे जानदारों की बड़ी तादाद में उगने के लिए एक बेहतरीन जगह फराम करता है, जिससे पानी का रंग बदल जाता है और इलाके में शदीद इसकी स्मेल भी फैल गई है। हुक्काम के मुताबिक खुदबीनी ज़िंदगी का ये अचानक खुलना फुजला और आलूदगी के साथ मिलकर गुलाबी साया का बायस बना, और अब लोगों से कहा जा रहा है कि वो पानी से इस वक्त तक दूर रहें जब तक कि सूरत हाल बेहतर नहीं हो जाती। और माहौलियाती हुक्काम के मुताबिक टीमें पानी के नमूनों की जांच कर रही हैं और इस बात को यकीनी बना रही हैं कि साइट पर नज़र रखे हुए हैं कि मसला मज़ीद ख़राब ना हो। और जो लोकल लोग हैं, मकामी लोग हैं, वो भी उम्मीद कर रहे हैं कि पानी की सफाई के लिए जल्द ही मुनासिब इक़दाम किए जाएं ताकि गुडानी सयाहों और माहीगीरों के लिए महफूज और पुरकशिश रहे। बिल्कुल एग्जैक्टली, ये गुडानी जेटी सूबा बलूचिस्तान का साहिली इलाका है और यहाँ पर जो महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात हैं उनका ये कहना है कि पानी काफ़ी अरसे से जमूद का शिकार था। ज़ाहिरा खुर्दबीनी की हसनैन ने बात की है, तो ये बहुत ही बारीक आप ये कहें कि किस्म की कोई होती है मखलूक जिसका अचानक से सामने आ जाना, फिर फुजला पैदा हो जाना, जिससे पानी बहुत ज़्यादा इस तरह से ख़राब हो गया। और ज़ाहिरा यकीनी तौर पर ये इंसानी सेहत के लिए मुमकिना तौर पर ख़तरा भी बन सकता है। इस हवाले से अब मज़ीद इन्वेस्टिगेशन भी की जा रही है, इस पर काम भी किया जा रहा है और लोगों को यहाँ पर जाने से और वहाँ पर जाके सैर हासिल होने से भी गुरेज करने का कहा जा रहा है। लेकिन लेट्स सी अब जो पेशरफ्त होगी वो आपके साथ नेक्स्ट भी शेयर करेंगे। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं मारूफ पाकिस्तानी गुलकार अली सेठी एक बार फिर अपने लिबास और अजीबोगरीब फैशन की वजह से खबरों की जीनत बन गए हैं, क्योंकि दुनिया भर में फेमस होने वाले गाने पसूड़ी के गुलकार अली सेठी तो सबकी पसूड़ी बने हुए हैं। एग्जैक्टली ये बात आपने सही की है। अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर उन्होंने नए गाने ब्राइड ग्रूम की रिलीज से मुतल्लिक तस्वीर और वीडियोस भी पोस्ट करने के बाद सोशल मीडिया पर उनके हवाले से काफ़ी अब बहस भी हो रही है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर इस गाने के साथ अपनी चंद तस्वीरें भी शेयर की हैं, जिनमें वो पहले उन्होंने पीले रंग की स्कर्ट पहने हुए हैं और फिर उसके साथ वो मेकअप में भी दिखाई दे रहे हैं। अली सेठी ने जो नया गाना गाया है उसमें दुल्हन के जज्बात को काफ़ी ज़्यादा बयान किया गया और अपने दुल्हे के बारे में सहेलियों से वो सवाल कर रही है। और अली सेठी के इस अंदाज को ख़वातीन के लिबास से भी मुतासिर करार दिया जा रहा है, जिससे सोशल मीडिया सारफीन की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल भी सामने आ रहा है, उन पर तनकीद भी हो रही है। और सोशल मीडिया सारफीन ने अली सेठी के फैशन को अजीब करार देते हुए उनकी जिन्स पर भी सवालात उठा दिए और भरपूर तबसरे भी किए जा रहे हैं।
रहे हैं। बिल्कुल, ये तो सोशल मीडिया का मिजाज है कि उनको अगर कोई कंटेंट मिल जाए डिस्कस करने के लिए तो वो उसकी तहस नहस कर देते हैं। और ये अनफॉर्चुनेटली हमने अपने सोशल मीडिया पे देखा है कि इनको हर 3-4 दिन बाद कुछ ना कुछ मिल जाता है जिसके ऊपर ये डिस्कस भी करते हैं, जिसके ऊपर ये तनकीद भी करते हैं और अपनी राय भी देते हैं। लेकिन अली सेठी को भी अपनी अदाओं पे कुछ गौर करना चाहिए। ख़वातीन उस्ताद, आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कुछ ऐसी जुराबें भी हैं, सॉक्स की बात कर रहा हूँ, जो तकरीबन पाकिस्तानी 27 लाख में मिलती हैं। अच्छा, बिल्कुल ऐसे ही। वो मैं पिक्चर देखकर ना विजुअल में समझ गई थी किसकी थी। मौसीकी की दुनिया की बेताज बादशाह लेजेंडरी गुलकार माइकल जैक्सन किताबें $8,000 यानी कि तकरीबन 27-28 लाख पाकिस्तानी रुपयों में फरोख्त हो गई हैं। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्रांस में नीलाम होने वाली जराबें माइकल जैक्सन ने 1997 में वर्ल्ड टूर के दौरान कॉन्सर्ट में पहनी थी। और ये सफ़ेद एथलीट जराबें हैं जो कि चमकदार पत्थर जिसके साथ लगे हुए हैं। और इन जराबों को लेजेंडरी गुलकार के मशहूर गाने बेली जीन की वीडियो में भी देखा जा रहा है। नीलामगर के नुमाइंदे के मुताबिक मज़कूरा कॉन्सर्ट के बाद माइकल जैक्सन की जुराबें उनके ड्रेसिंग रूम के करीब एक टेक्नीशियन को मिली और इन जुराबों को 28 साल तक एक फ्रेम में महफूज रखा गया। ताहम अब नीलामी के शाया शुदा ताज़ा तस्वीर में इन जराबों पर आप दब्बू के निशानात वाज़े देख रहे हैं, जबकि वो जो चमकदार पत्थर है जिसकी मैं बात कर रहा था वो भी जर्द पड़ चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके बावजूद इब्तदान जराबों की कीमत तकरीबन 3,000 से 4,000 यूरो रखी गई। तकरीबन 3,000 से 4,100 से 4,000 से 500 अमरीकी डॉलर्स ये बनते हैं। और ये लेकिन अगर इनकी फ़रोख्त की कीमत की बात की जाए तो ये तकरीबन 7,688 यूरो मतलब कि 8,822 अमेरिकन डॉलर्स में फ़रोख्त हुई, जो कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका कि पाकिस्तानी 27-28 लाख रुपए बनता है। बिल्कुल, आपको पता है कि ये बासर गुलकार थे माइकल जैक्सन, और आपको ये पता है कि उनके सिग्नेचर्स भी लाखों डॉलर में। बिल्कुल, माइकल जैक्सन की हर चीज़ इसी तरह फ़रोख्त हुई। उनके सिर्फ एक सिग्नेचर्स जो थे वो भी लाखों डॉलर्स में, मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, लेकिन ये है कि उनके सिग्नेचर्स की भी न्यूज़ मैंने ही दी थी कि लाखों डॉलर्स में उनके फरोख्त हो चुके हैं। और इसके साथ साथ आपको सिग्नेचर इनके खाते में है, जुराबें हमारे खाते में है, किस्मत चेक कर लें। बिल्कुल, मगर ये है कि आपको पता है कि लोग इसको इसलिए भी लेते हैं, रखते हैं, क्योंकि ये एक तारीखी चीज़ें होती हैं, लोग इनको रखना, देखना, फिर आगे सेल करना पसंद करते हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं और आपको व्हाट्सएप से रिलेटेड खबर देते हैं। व्हाट्सएप सार्फिन के लिए एक बड़ी खुशखबरी आ चुकी है, जिसमें वो मेटा AI से व्हाट्सएप वॉइस चैट करने के काबिल होंगे, क्योंकि मेटा की जानिब से व्हाट्सएप में मेटा AI चैट बूट के लिए अब वॉइस चैट सपोर्ट भी मुतारिफ कराई जा रही है, मतलब कराई जा चुकी है, जिसके जरिए सार्फिन टेक्स्ट लिखने के बजाय अब वॉइस मैसेज से बातचीत कर सकेंगे, आवाज़ के जरिए सवाल पूछ सकेंगे या गुफ्तगू भी कर सकेंगे। और इस अपडेट की खास बात यह है कि अब सार्फिन व्हाट्सएप पर मेटा AI से वॉइस में बातचीत करके अपना वक्त भी बचा सकते हैं। सारा टाइपिंग करने में ज़्यादा टाइम लगता है, वॉइस भेजने में कम टाइम लगता है, तो सार्फिन आवाज़ में सवाल करेंगे और मेटा AI इसे समझकर जवाब भी देगा। शुरू में मुमकिन तौर पर टेक्स्ट जवाब की सूरत में होगा, लेकिन ये फीचर चैट GPT जैसे AI तजुर्बे को व्हाट्सएप के अंदर ही मज़ीद आसान और इंटरेक्टिव भी बनाएगा। और इस अपडेट का आगाज़ चंद ममालिक में मेटा यूरोप से किया जा रहा है, जबकि बाद में इसे आहिस्ता आहिस्ता सब इस्तेमाल कुनंदगान के लिए रोल आउट भी कर दिया जाएगा। अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो यहाँ पर उस तरह से शायद सच नहीं आया अभी। बिल्कुल ऐसे है, लेकिन कुछ ना कुछ फीचर्स हैं AI के जो कि ऑलरेडी आ चुके हैं। व्हाट्सएप के अंदर भी, फेसबुक के अंदर भी, मेटा के जितने भी, अगर इंस्टाग्राम की बात करें तो वहाँ पे भी जब आप सर्च करते हैं तो ऊपर वो सबसे पहले AI सर्च आपको सामने देता है। लेकिन उम्मीद है कि हमारे यहाँ भी ज़्यादा देर की बात नहीं है। अगर अभी हमने ये खबर दी है तो कुछ ही महीनों में या कुछ ही दिनों में आपको ये पाकिस्तान में भी नजर आएगी। ख़वातीन वज़ात, ये थी आज की हमारी सोशल स्टोरीज। हम उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होंगी। यहाँ चाहते हैं एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का की जाएगी, नहीं हमारे साथ रहिएगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक ख़वातीन वज़ात। अब हम बात करेंगे एक अफसोसनाक वाक़े की। रावलपिंडी में पुलिस ने इंसानी अज़ा की गैर कानूनी पैवंदकारी में मुलव्वस 4 मुलजिमान को गिरफ्तार कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान से पैवंदकारी में इस्तेमाल होने वाले आलात भी बरामद हुए हैं और मुलजिमान ने गैर मुल्की शहरियों को गुर्दे फ़रोख्त करने का इंकशाफ किया है। इस हवाले से पुलिस का बताना है कि एक घर से किसी के चीखने चिल्लाने की इत्तला मौसूल हुई थी, जिसके बाद पुलिस पहुंची
तो एक शख्स को स्ट्रेचर पर बंधा पाया गया। पुलिस के मुताबिक मुतासरा शख्स ने बताया कि इसे नौकरी का झांसा देकर बुलाया गया था और मुतासरा शख्स को नशा आवर अद्वियात देकर नीम बेहोश किया गया और उसके बाद जो कुछ भी हुआ ये आपके सामने है और पूरा एक गैंग पकड़ा गया। इसी हवाले से हम बात करें। मजीद इन्वेस्टिगेशन इसके ऊपर क्या हुई है, क्या कुछ तफसीलात हैं, जानेंगे। अनवार अब्बासी हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अनवार, बताइएगा कि क्या मामला है और कितने अफराद इससे मुतासर हो चुके हैं अभी तक? नहीं हो रहा। जुड़वा शहरों में इस नौ के वाकयात पहले भी हो चुके हैं। रावलपिंडी में इस तरह के वाकयात पहले रिपोर्ट हो चुके हैं। ऐसे मुलजमान की गिरफ्तारी हो चुकी है। इवन के वफाकी दारुल हुकूम आज से 10 साल पहले मुलजमान गिरफ्तार हुए थे। अगर इन मुलजमान के खिलाफ अगर मौसर कार्रवाई की जाए, ऐसे नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई की जाए, तो ऐसे जो वाकयात इनका तदारक हो सकता है। ये भी थाना एयरपोर्ट के इलाके में ये वाकया हुआ। वहां पे एक मुकामी शख्स ने बताया कि रात को उसके घर के सामने वाले घर में चीखो पुकार की, इस तरह रोने की आवाजें आ रही थी। उसने 15 पे कॉल की। पुलिस ने बर वक्त रिस्पॉन्ड किया वहां पर। उसके बाद वहां जब घर पे रेड किया गया तो वहां उस घर में एक कमरे में एक शख्स को स्ट्रेचर के साथ बांधा हुआ था और उसकी गैर कानूनी तौर पर जो जात बेवंकारी है, उसके गुर्दे निकाले, मुबैना तौर पर निकाले जा रहे थे। और ये उस शख्स को जब वहां से खोला गया, उसने बताया कि उसे नौकरी का झांसा देके बुलाया गया था। उसके बाद नशावर चीज उसे पिलाकर इस घर में लाया गया और जबरदस्ती उसका गुर्दा निकाला जा रहा था। पुलिस ने रेड के दौरान 4 अफराद को गिरफ्तार किया। बाकी जो अफराद वहां से थे वो तो वहां से फरार हो गए, लेकिन 4 अफराद ने बताया कि उनका एक मुलज़्ज़म गैंग है और ये गुर्दे बैरून मुल्क मुंतकिल किए जाते हैं, फरोख्त किए जाते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे जरूर बात कहूंगा कि पुलिस भी जानती है, हम सब जानते हैं कि रावलपिंडी में इस तरह के नेटवर्क्स माजी में भी पकड़े जाते रहे, लेकिन उनका अभी तक हमें अंजाम पता नहीं चला कि ऐसे नेटवर्क्स को क्या क्या सजाएं हुई। हमारा एक तो जुडिशरी सिस्टम इस तरह का है कि ऐसे लोग जमानते लेकर फिर चले जाते हैं और फिर इस तरह के धंधे शुरू हो जाते हैं। और ये इस घर से वो तमाम आलात भी बरामद हुए जिनसे गैर कानूनी तौर पर पेवनकारी की जाती थी गुर्दों की। और वैसे भी गुर्दे अगर मार्केट में आप जाएं तो कम से कम 1.5 या 2 करोड़ रुपए से कम आपको इंसानी गुर्दा नहीं। दैट इज बिल्कुल ये रियलिटी है अनवार साहब। लेकिन मुझे ये बताइएगा कि 4 मुल्जिमान को तो गिरफ्तार किया गया, लेकिन आपको पता है कि ये काम सिर्फ 4 लोगों का नहीं है, इसके पीछे मुनज़्ज़म गैंग होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। क्या पुलिस इसके ऊपर मजीद तहकीकात भी कर रही है, तफ्तीश कर रही है? कल भी मैंने तर्जमान रावलपिंडी पुलिस से मैंने बात की थी। मैंने कहा इसकी खुद जो तफ्तीश हुई है, क्या इंकशाफात हुए हैं, तो उनका ये कहना था कि अभी हम इस चीज को डिस्क्लोज नहीं कर सकते। हम इस पर काम कर रहे हैं। मजीद जो जो बाकी मानदा जो नेटवर्क के लोग हैं, अगर इस चीज की जो अब तक की तफ्तीश है आगाह कर दिया जाए तो मीडिया पे जब ये चीज हाईलाइट होती है तो वो अलर्ट हो जाते हैं। हम पूरे नेटवर्क को मुकम्मल तौर पर उनका खोजना, उनका रसाई करना चाह रहे हैं, ऐसे लोगों को गिरफ्तार करना चाह रहे हैं। अब तक की इनका ये कहना था कि जो तफ्तीश हुई है उसके बारे से अभी मीडिया को हम बता नहीं सकते, लेकिन तफ्तीश इस पे जारी है। पूरे नेटवर्क तक आज जब तक नहीं डाला जाता, ऐसे लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जाता, तब तक इस तफ्तीश के मुतल्लिक जो प्रोसेस में है अभी तक हम बता नहीं सकते। ये चूंकि नेटवर्क ज़ाहिर है सिंडिकेट के 1 या 2 बंदों का काम नहीं है, इसके पीछे एक नज़म नेटवर्क होता है और कुछ वॉलंटरी भी इस चीज को अपने गुर्दे जो मौजूदा हालात को देखते हैं कि तनाजर में वो रोक कर रहे होते हैं, लेकिन जब पकड़े जाते हैं तो उनका ये भी इल्जाम हो जाता है कि भाई हमें बेहोश किया गया या नौकरी का झांसा दे के। ऐसा नहीं होता कि किसी को नौकरी का झांसा देकर आपको ले जाए, उस नशा और चीज पिला दें। यकीन बहुत सारे लोग अपनी रजामंदी से भी बेच रहे होते हैं, लेकिन ये गैर कानूनी तौर पे हो रहा है और जिसकी पेवनकारी की जा रही है। और ऐसे लोगों को वहां पे आप पता नहीं किस नौ के डॉक्टर्स होंगे, क्या होंगे, जो उनके गुर्दे बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये इलीगल है और जिस तरह से इससे बहुत से अफराद मुतासर भी हुए हैं मीडिया पर, उस तरह से अभी पुलिस इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही है क्योंकि इन्वेस्टिगेशन जारी है। थैंक यू सो मच अनवार अब्बासी। इस मामले पर आपको हम दोबारा से कांटेक्ट करेंगे और फिर आपसे तफसीलात भी लेंगे कि क्या कुछ इसमें मज़ीद पेशरफ्त हुई है, क्योंकि ज़ाहिर है एक पूरा गैंग है, जिस तरह से पहले भी हम बात कर रहे थे। उसमें ख़वातीन शामिल हैं, कितने लोग मुतासर हैं, क्या ख़वातीन भी इससे मुतासर हुए हैं या फिर नहीं, ये भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद मुल्की सियासत पर बात करेंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक खवतीन वज़ात। अब हम बात करेंगे, मुल्क में एक बार फिर सियासी गहमा गहमी है और लोग यहाँ पे सवालात ही करते रहते हैं। कुछ गदर अशरफ साहिबा से सवाल करते हैं, कुछ हसनैन लियाकत साहब से करते हैं और कुछ हम लोगों से करते हैं सवाल के होगा क्या ये धरना कामयाब होगा नहीं होगा, ये जलसा कामयाब होगा नहीं होगा, ये एहतजाज कामयाब होगा नहीं होगा। और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस एहतजाज की बात कर रही थी, 5 अगस्त भी आ चुका है और 5 की डेट के बाद अब पता नहीं ये 90 दिन चलेगा या फिर 14 अगस्त तक चलेगा, कब तक चलेगा, ये तमाम तर सवालात हैं। आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं उनके पास ऐवान इक़्तिदार की भी खबरें होती हैं और अपोजिशन से भी उनके पास बहुत सारी खबरें होती हैं। आज उनसे ही हम जानेंगे कि क्या कुछ है। अब 5 अगस्त तो आ गया। हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली, और बहुत से बयानात भी हैं, लेकिन बयानात को उस तरह से हम डिस्कस नहीं करते। सबसे पहले अपने गेस्ट की तरफ ही चलते हैं, उन्हीं से बात कर लेते हैं। शौकत पराचा साहब सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो ये बताएं कि आज तो यौम इस्तिसाल कश्मीर भी मनाया जा रहा है, लेकिन पीटीआई की कॉल भी थी और पीटीआई ने क़यादत के बार बार ये कहा कि पुरअमन एहतजाज होगा, पुरअमन तहरीक होगी हमारी, लेकिन उसके बावजूद इस तरह से FIRs का कटना, फिर सजाएं लंबी लंबी होना, क्या इशारा है इसकी तरफ कि हुकूमत परेशान है काफ़ी? बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये जो सजाएं हुई हैं इनका ताल्लुक तो आज की एक्टिविटी अभी शुरू नहीं हुई तो उसकी वजह से थोड़ी सजाएं हुई हैं, वो तो हुई हैं 9 मई की वजह से। और कल भी हुकूमती तर्जमान जो कि वज़ीर इत्तलात होते हैं, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ साहब ने कह दिया कि जिन्होंने 9 मई को जुर्म किया था उनको सजा मिलेगी। और वैसे भी ये देख लें कि 9 मई की इंस्टॉलेशन पे जिस तरह अटैक हुए थे तो उनका कोई ना कोई तो कल्मिनेशन होना था, उनका कोई ना कोई सिलसिला कहीं ना कहीं बिल्कुल बिल्कुल के ATC फैसलाबाद ATC लाहौर की तरफ से सलाम के नतीजे में सामने आया। अब आज की बात जो है एक पीक होनी थी, कहा यह गया था कि 5 अगस्त नुक्ता अरूज होगा उस तहरीक का या उस एहतजाज का। जब एक वेव चलती है तो पहले वेव ऐसे 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 आ रही होती है, तब जाकर वो पीक पे पहुंचती है। बिल्कुल तो ये नहीं ना अगस्त को लो ना 3rd को बिल्कुल सीधा बिल्कुल या तो 4 को पानी उगले, बेल पानी उगले या कोई भूचाल आए फिर सीधा उठता है। तो वो भूचाल वाली भी सूरत हाल नहीं है। खुद राजा सलमान अकरम साहब कह गए कि हमारा एहतजाज पुरअमन होगा, हम कोई ऐसी हरकत या ऐसी या सरगर्मी बिल्कुल नहीं है कि उनका वो पॉलिटिकल पार्टी हैं, पाकिस्तान के आईन में एहतजाज का हक दिया हुआ है, वो अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, जो उनके मुतालबात हैं वो आवाम के सामने रख रहे हैं। लेकिन वो जो 9 मई वाली सजाएं हैं वो आज के कॉन्टेक्स्ट में तो नहीं है। लेकिन सर टाइमिंग्स इंपॉर्टेंट है ना। देखिए उससे पहले 9 मई वाले फैसले काफी डिले हो रहे थे। अब जब तहरीक की बात हुई तो 9 मई वाले तमाम तर फैसले, तमाम तर केसेस जितने भी ATC अदालतें थी उनमें से आने लग गए। तो जाहिर है फिर माइंड तो कन्वर्ट होता है कि शायद इस तहरीक के बाद इस तरह से गिरफ्तारियां हो रही हैं। आपने बहुत अच्छी बात की कि चीजें कोरिलेट हुआ करती हैं, एक चीज को दूसरी से अलग नहीं किया जा सकता। एग्जैक्टली। हैविंग सेड दैट, अक्टूबर में जब एहतजाज आया था, गंडापुर साहब आए थे, हुकूमत पूरी सूबाई आई थी, सूबाई हुकूमत की मशीनरी और पता नहीं क्या क्या आया था, तो क्या कोई तहरीक कामयाब हुई थी? जब नवंबर में आए थे बिल्कुल उसी तरह जाहो जलाल के साथ, तो मुझे ये बताइए पंजाब से कितने लोग आए थे? क्या लाहौर से, सियालकोट से, गुजरांवाला से, सरगोदा से? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा पराज साहब, मुझे आपकी बातों से ना, आपकी बातों से तो मैं एग्री करता हूं, लेकिन एक सवाल का जवाब मैं भी चाहता हूं, पूरा पाकिस्तान भी चाहता है स्पेशली आपसे, कि वो हम 2 साल से सुन रहे हैं ना, वो जैसे कहानी नहीं होती शेर आया शेर आया शेर आया, पूरा गाँव ये सुन रहा है कि शेर आया, वो शेर आ नहीं रहा सर। अभी भी अगर वो एहतजाज उस तरह से नहीं कामयाब होगा तो ये तो फिर अवाम प्रैंक समझना स्टार्ट कर देगी। मैं इसे क्या तबसरा करूं, मैं इतना कहूं या मुल्क गिर हो, और इसमें कोई शक नहीं है कि सिंध में भी PTI के MPs हैं, बलूचिस्तान में भी हैं, पंजाब में भी 100 से ज्यादा हैं, कौमी असम्बली में 100 के करीब उनके अरकान हैं, सेनेट में अपोजिशन की बड़ी पार्टी है, KP में उनकी हुकूमत है। कोई भी छोटी सी सियासी जमात हो या PTI जैसी बड़ी सियासी जमात हो,
एहतजाज का हक तो हासिल है उनको। अब एहतजाज के अल्टीमेट नतायज जो आप मकासद पूछ रहे हैं वो तो एक सादा सी बात है, वो है खान साहब की रिहाई। खान साहब को अदालतों ने सजा दी। खान साहब की 3 इलेक्शन से पहले सजाएं हुई, वो तीनों एक्विट हो गए या उसमें जमानत हो गई। उसमें मैं बता देता हूँ, तोशाखाना 1 वाला केस था, इद्दत वाला केस था और साइफर वाला केस था। वो बिल्कुल। इलेक्शन से पहले सजाई हुई थी, उस गुनाह से, टेक्निकल फॉल्ट से, और हम उस वक्त भी कह रहे थे कि ये सजाएं उड़ जाएंगी, सस्टेन नहीं कर पाएंगी। अभी भी खान साहब एक अदालत की तरफ से सजा याफ्ता, सजा सुनाई, वो केस है 190 मिलियन स्टर्लिंग पाउंड केस, जो करप्शन केस है उसमें है। तो इन एहतजाजों से तहरीक पीक पे हो ना हो, वो 14 अगस्त तक रहे, वो 90 दिन तक रहे, क्या इन क्राउड को बहुत सारे लोग आ जाएं, फर्ज किया लाख लोग आ जाएं, फर्ज किया 1000 लोग आ जाएं, तो क्या अदालत महज इस बुनियाद पर रिहा कर देगी कि चूंकि 100 लोग आए या 1000 लोग आए या लाख लोग आए? ऐसी बात तो है नहीं। इसलिए अल्टीमेट गोल जो खान साहब की रिहाई है, पीटीआई के नजदीक उनके लीडर हैं, उनको ये हक पहुंचता है, उनका फर्ज लीडर के लिए आवाज उठाए। जो अपने लीडर के लिए आवाज नहीं उठाते वो फॉलोअर या पार्टी वर्कर हुआ भी नहीं करते। लिहाजा पीटीआई अपने ताई कोशिश कर रही है, लेकिन अल्टीमेट गोल पूरा होता नहीं नजर आ रहा कि इस एहतजाज की वजह से खान साहब की रिहाई हो जाए। बिल्कुल। शौकत साहब, मुझे आखिर में ये भी बता दीजिएगा, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी साहिबा ने जो बात की है, उन्होंने कहा है कि फितना फसाद पार्टी है, जान छुड़वाए बगैर मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। मतलब आप समझते हैं कि फिर ये एक जमहूरी रवैया है, एक पॉलिटिकल पार्टी को, एक सियासी जमात को आप किसी भी तरह की कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी की इजाज़त ही नहीं दे रहे? इजाजत तो है ना। मसलन इस्लामाबाद में एक लॉ पास हुआ, पीसफुल असेंबली एक्ट उसको कहते हैं, कि इस्लामाबाद में आपने जलसा करना है, आपने एहतजाज करना है, आप पहले इंतजामिया से इजाजत लें, परमिट लेंगे रिटर्न, और उसके बाद आप एहतजाज करेंगे। लेकिन आपको याद है 25 मई 2022 एग्जैक्टली अदालत की तरफ से एहतजाज का इजाजत दी 8 चुनाव में। लेकिन खान साहब जो है वो धरनों से ऐसे 2014 के उनके जेहन में है कि मैंने पहुंचना डी चौक पे ही है। आपने खुद अदालत में बयान दिया कि हम जो है यहाँ बैठेंगे, हम यहाँ पीसफुल रहेंगे, लेकिन आप कहते हैं कि हम डी चौक पे जाएंगे, रेड जोन में जाएंगे। अब रेड जोन के नाम पे हुकूमत बहुत कोर्ट, पार्लियामेंट, सेक्रेटेरिएट का, रेडियो पाकिस्तान का या पीटीवी का, क्या वो गवर्नमेंट कोई भी हो वो अफोर्ड ही नहीं कर सकती कि इस तरह से फिर 2014 की तरह कोई मजमा आके बैठ जाए और 6 महीने बैठा जाए। इसलिए हुकूमत, मेरा नहीं ख्याल, कभी भी इजाजत देगी कि आए आप, रेड जोन आपके लिए खुला है, एम्बेसी हैं, आप पथराव करें, जो मर्जी करें। मसलन बेलारूस के सदर आए दौरे पाकिस्तान पर, उस दिन ये एहतजाज लेके आए गए और वर्चुअली फैजाबाद के करीब जो बिल्कुल कॉन्वॉय लोग थे उनकी गाड़ियों को पत्थर मारे गए। अब क्या ये सियासी रवैया है? क्या ये सियासी अमल है? क्या ये जमहूरियत है कि आपके मुल्क में ऑनरेबल गेस्ट आए? SCO पाकिस्तान में तारीखी इज्तिमा हुआ, 9 गुजराए आदम दुनिया के, जिनमें रशिया सुपर पावर, चाइना सुपर पावर, रशिया एटमी पावर, चाइना एटमी पावर, जिसमें रशिया वीटो पावर, सलामती काउंसिल में चाइना वीटो पावर, सिमिलरली भारत के बिल्कुल ऐसे प्राज साहब, ये इनका रवैया है जो कि आज से नहीं है, बल्कि आप तो जानते हैं कि 2010 से ऑनवर्ड यही रवैया है कि जो बात नहीं सुनता वो चोर है, वो जब भी कोई बाहर से आएगी, हाँ, जब से चाइना वाले प्रेसिडेंट तो आए थे तो उस वक्त भी 2014 का धरना हो गया था। सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ख्वातीन वज़ात, हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी, तज़किया निगाह एंकर पर्सन शौकत प्राज साहब मौजूद थे। यहाँ पे वक्त हो जाता है शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक लेते वापस आते हैं। स्टे विद अस।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आपको याद होगा जब आज प्रोग्राम का आगाज़ हमने किया तो हमने बात शुरू की थी योम इस्तिसाल कश्मीर के हवाले से, क्योंकि आज रैलियां निकाली जा रही हैं अवामी सतह पर भी और वॉक्स भी, एहतजाजी वॉक्स भी की जा रही हैं। इस हवाले से हम जानेंगे कि आज कौन सी रैली कहाँ से निकल कर कहाँ पर पहुँच रही है, और हमारे साथ मौजूद हैं। जी हाँ, हमारे साथ हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट रिजवान भाई साहब मौजूद हैं डी चौक से। रिजवान, थैंक यू सो मच फॉर जानिएगा। सुबह की सोच में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त आप गालिबन डी चौक में मौजूद हैं, आपके पीछे हमें बच्चे भी नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले बताइएगा कि किस तादाद में लोग वहाँ पे मौजूद हैं जो कि कश्मीरियों से इज़हार यकजहती कर रहे हैं। जी बिल्कुल हसनैन, सबसे पहले अगर हम बात करें आज के दिन के हवाले से तो आज योम इस्तिसाल कश्मीर भरपूर अंदाज में मनाया जा रहा है। दुनिया भर में मुकीम जो पाकिस्तानी और कश्मीरी हैं वो आज का दिन बड़े ही जोशो खरोश के साथ मना रहे हैं। आज का वो दिन 2019 में जब भारत ने कई दहाइयों से जो जुल्म और बर्बरियत का जो सिलसिला था मकबूजा कश्मीर में 5 अगस्त 2019 को उसमें एक नए बाब का इजाफा किया और अपने ही आइन के आर्टिकल 370 और 35A को मनसूख किया था, जिसमें कश्मीरियों की जो खुसूसी हैसियत थी उसको उन्होंने मनसूख कर दिया था। और अब आज मुल्क भर की तरह जो इस्लामाबाद है वफाकी दारुल हुकूमत है, यहाँ पर जो तकारीब हैं उनका सिलसिला अभी शुरू हो चुका है। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ डी चौक में। अब से थोड़ी देर पहले दफ्तर खारजा से एक रैली निकाली गई है जिसमें फ़ॉरेन ऑफिस के जो अफसरान हैं और उसके अलावा वजारत मजहबी अमूर के अफसरान के अलावा ये जो आज की तकरीब का इनेकाद है ये वजारत कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के ज़रिए तमाम किया जा रहा है। वजारत इंफॉर्मेशन और भी यहाँ पर उनके ज़िम्मेदारान भी यहाँ पर मौजूद हैं। और इसके अलावा जो अगर शख्सियात की बात की जाए तो हसनैन ये जो रैली थी, इस रैली में जो मशीर बराए वज़ीर आज़म है राना सनाउल्लाह वो भी मौजूद थे, वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ भी मौजूद थे, वज़ीर जो अमूर कश्मीर हैं इंजीनियर अमीर मकाम वो भी इस रैली को लीड कर रहे थे। और इसके अलावा बशीर उस्मानी थे और वजीहा कमर भी इस रैली में शरीक थी और कश्मीरियों की एक बड़ी तादाद इस रैली में शरीक थी। और सबसे अहम बात कि हुर्रियत रहनुमा जो एक बड़ी तादाद में वो भी आज की इस रैली में मौजूद थे। बच्चों की एक बड़ी तादाद इस रैली में शरीक थी और रैली डी चौक के मुकाम पर आकर इख्तिताम पजीर हो चुकी है। रिजवान, हमें ये बताएगा यकीनी तौर पर आज रैलीज भी हो रही हैं, जुलूस भी निकाले जा रहे हैं और इसके साथ सरकारी और निजी तकारीर का भी सिलसिला जारी है। आपके साथ बच्चे भी मौजूद हैं, उनसे भी बात कीजिएगा, बताइएगा क्या आज बच्चों को पता है आज के दिन का मकसद असल में क्या है और वो यहाँ क्यों मौजूद है। आज बिल्कुल बच्चों की बड़ी तादाद आज की इस रैली में और बिलखसूस जो यहाँ पर रैली डी चौक पहुँच कर इख्तिताम पजीर हुई है, यहाँ पर बच्चों की बड़ी तादाद यहाँ पर पहुँची है। कुछ बच्चे हैं, हम इनसे भी बात करते हैं। आप आज यहाँ पर आए हैं डी चौक में सुबह सवेरे, क्या जज्बा लेकर आए हैं कि कश्मीर बहन भाइयों के लिए के साथ खड़े हैं, उनके साथ जो भी जुल्म सितम ढाया जा रहा है वहाँ पे हम उनके साथ हैं, हम उनके दुख और दर्द में उनके साथ हैं और हम भी अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि ज़रूर उनको अल्लाह कब वो रिहाई मिले वहाँ से, उस जेल से। अच्छे बड़े पुरअज़्म हम एक और यहाँ पर नन्हे मुन्ने से हमारे एक जवान है। आज क्यों आए हैं यहाँ पर आप? आज हम कश्मीर का पाकिस्तान बनाने हैं। क्या पैगाम है आपका आज कश्मीर के जो बच्चे हैं, मकबूजा कश्मीर में बच्चे हैं उनके लिए? कश्मीर के लिए हमारा पैगाम है क्या हम आपको एक दिन पाकिस्तान में आके रहेंगे, हम ऐसे कोशिश करते रहेंगे जब तक कश्मीर पाकिस्तान ना बने। अच्छा हसनैन, इस वक्त जो आज की ये जो तकरीब है, जो रैली निकाली गई है यहाँ पर जहाँ पर वजारत कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के जो ज़िम्मेदारान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर जो आज़ाद जम्मू कश्मीर लिबरेशन सेल के जो अफसरान हैं वो भी इस रैली को उनका भी इस रैली के इनेकाद में बड़ा ही किरदार है। यहाँ पर एक ज़िम्मेदार हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे पैगाम लेंगे आज के दिन के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर, अपना तारुफ भी करवाएं और क्या आज यहाँ पर इस प्रोग्राम के हवाले से और मकबूजा कश्मीर के भाइयों के हवाले से क्या कहेंगे, उनको क्या पैगाम देंगे? राजा खान अफसर खान मेरा नाम है, मैं डायरेक्टर हूँ कश्मीर लिबरेशन सेल रावलपिंडी इस्लामाबाद में। तो आज का दिन बेसिक यह है कि आप ये देख रहे हैं रैली यहाँ डी चौक में आज पूरे आज़ाद कश्मीर में और पाकिस्तान बैर और इंटरनेशनल जहाँ कम्युनिटी कश्मीरी और पाकिस्तानी आबाद हैं। आज के दिन कश्मीरी बाहर निकल कर 6 साल से जो उसने गैर कानूनी जो एक तरफा इक़दाम मोदी हुकूमत ने उठाया है 5 अगस्त 2019 को उसके तहत 370 और 35A को ख़त्म करके उसने उसको अपनी टेरिटरी का हिस्सा बनाने की कोशिश की है और इसको कश्मीरी रद्द करते हैं। आज के दिन
6 साल ठीक हो गया। होते हैं। रिजवान अब्बासी हमारे कश्मीरी साथ इस दिन को डी चौक से यूम मौजूद इत्तिसाल थे। के तौर रिजवान साहब, थैंक यू सो मच उजानीगस, जो कि डी चौक के हालात से हमें आगाह करे थे। कश्मीरी क़यादत वहाँ पे मौजूद है, पाकिस्तानी क़यादत वहाँ पे मौजूद है, लिबरेशन फ्रंट की और लिबरेशन सेल की क़यादत वहाँ पे मौजूद है, जो कि इस वक्त रिजवान अब्बासी साहब से बात करी थी। ख़वातीन साथ आगे बढ़ते हैं और प्रोग्राम में कुछ और भी टॉपिक्स हैं जो कि हमने शामिल करने हैं। गम की खामोशी की बात की जाए तो गम की खामोशी में जब लफ्ज़ बोलने लगे तो वो सिर्फ तहरीर नहीं, शिफा बन जाते हैं। पाकिस्तानी नज्जाद मुसन्नफ़ा सायरा शेख की लिखी गई किताब हीलिंग इन द शैडो ऑफ लॉस सिर्फ एक सेल्फ हेल्प बुक नहीं, बल्कि दुखों से गुजरने वालों के लिए उम्मीद और हौसले का चराग है। बरतानिया की कार्डिफ यूनिवर्सिटी से MPA करने वाली 2 बच्चों की माँ और स्टैंडर्ड कैंडल्स का होम बेस्ड बिजनेस चलाने वाली सायरा ने ज़ाती तजुर्बात को लफ्ज़ों में डालकर गम, शिफा और अंदरूनी सुकून के सफ़र को मुकम्मल किया। और ये किताब उन तमाम लोगों के लिए एक रहनुमाई है जो खो देने के दर्द से गुजर कर ज़िंदगी को जीते हैं, और ज़िंदगी जीने के लिए ये किताब आपको बहुत ज़्यादा हौसला देती है। बिल्कुल एग्जैक्टली और इस किताब का जो फ्रेज़ है वो मुझे बड़ा ज़बरदस्त लगा, हीलिंग ऑफ लॉस। इसके हवाले से मतलब भी इसका जान लेते हैं, ये टाइटल रखा क्यों, क्या वजह थी। सायरा शेख हमारे साथ बुक ऑथर मौजूदा राइटर भी हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सायरा। सबसे पहले तो मुझे तो देख के ही काफ़ी इससे ना इंस्पिरेशन भी मिल रही है और अच्छा भी लग रहा है, क्योंकि जब आप होपलेस हो जाते हैं या फिर आप बहुत सैड हो जाते हैं, पेन फील करते हैं, तो आपने उस गम को भूलना नहीं है, बल्कि उसमें रहकर ही आपने ज़िंदगी को आगे दोबारा शुरू करना है। इस टाइटल से रिलेटेड तो थोड़ा सा अपना जर्नी बताएं। जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। आपने जिस तरह से ये बात की कि जब इस तरह का टाइम आपकी ज़िंदगी में आता है तो लोगों के पास बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं। उनमें से कुछ ऑप्शंस ऐसी होती हैं जिसमें खामोशी है, आइसोलेशन है, या फिर इस तरह की चीज़ें होती हैं कि आप उनको एक प्रॉपर तरीके से नेविगेट करते हैं, उनको चैनलाइज करते हैं। और मेरे लिए वो लिखना जो था बिकेम माई सोर्स ऑफ रिजॉर्ट। तो जब मैंने लिखना शुरू किया, मैंने जब जर्नलिंग स्टार्ट की, वो उन तमाम फीलिंग्स को और वो एक्सप्रेशंस को मैंने लफ्जों में लिखना शुरू किया। वो एक चीज थी जो मुझे सुकून देती थी। तो वक्त गुजरने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि कितनी चीजें मेरी जिंदगी में बदलना शुरू हो गई थी। मेरे रिश्ते, मेरे रिलेशनशिप्स किस तरह इवॉल्व हो रहे थे, मैंने अपनी जात पे किस तरह से उसमें बदलाव लाया, वो तमाम चीजें ये लिखने के प्रोसेस से शुरू हुई। और आहिस्ता आहिस्ता एक पॉइंट पे आके जब मैंने किताब लिखने का सोचा, वो तब था जब मुझे ये एहसास हुआ कि इन लफ्जों से मैं औरों की भी जिंदगी बदल सकती हूँ और औरों को भी इन चीजों से मोटिवेशन मिल सकती है। द हीलिंग इन द शैडो ऑफ लॉस का जिस तरह से आपने ये कहा कि इट इज वेरी इंटरेस्टिंग कि अभी भी आई एम हीलिंग, लेकिन लॉस आपकी जिंदगी में एक दफा आके चला नहीं जाता, ये दैट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। कुछ लॉसेस होते हैं जो आके जाहिर है बहुत आपको डिस्टर्ब करते हैं, लेकिन उसी में रहते हुए आप किस तरह से अपनी फीलिंग्स को पॉजिटिवली चैनलाइज करते हैं, ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल ऐसी। अच्छा, ये जो किताब है ये बेसिकली सारी की सारी आपके तजुर्बात पे है, जो आपकी ज़िंदगी में इस तरह के एक्सपीरियंसेस गुजरे, या फिर कुछ और भी बुक्स आपने पढ़ी और वहाँ से सोल्यूशन निकाल के आपने लोगों को पेश किया? नहीं, दिस इज अ कम्प्लीटली नॉन फिक्शन सेल्फ हेल्प बुक। दिस इज एब्सोल्युटली माय ओन पर्सनल एक्सपीरियंस एंड माय ओन पर्सनल जर्नी। और इसमें सिर्फ उस इंसान के लिए ये लिखी नहीं गई है जो इस वक्त से गुजर रहा है या किसी लॉस से गुजर रहा है। उन तमाम लोगों के लिए है जो ये जानते भी हैं कि उनका दोस्त या कोई रिश्तेदार इस टाइम से गुजर रहा है, तो किस तरह उनको अप्रोच करना चाहिए, किस तरह वो हेल्प कर सकते हैं और किस तरह कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। क्योंकि मेरे लिए मेरी जो हीलिंग प्रोसेस था वो मेरी फ्रेंड्स और फैमिली से बहुत रिलेटेड था। और यही चीज मैंने अपनी बुक में भी जिक्र की है कि ये मैटर कितना करता है कि कम्युनिटी, आपके फ्रेंड्स और आपके इर्द गिर्द वाले लोग इस चीज को कितना सपोर्ट करते हैं और आपको कितना अपलिफ्ट करते हैं। बिल्कुल। तो सायरा, आप किस तरह से डिफरेंशिएट करती हैं ग्रीफ एंड हीलिंग को? अब आप क्या सोचती हैं कि इसमें किस तरह से इनका कंपैरिजन है, इनका डिफरेंशिएट किस तरह से है? एक्सप्लेन करेंगी थोड़ा? देखिए, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ग्रीफ एक ऐसी चीज है जो मैंने अपने बुक में जिस तरह से कहा है कि मेरा सबटाइटल है स्टेइंग अफ्लोट इन द वेव्स ऑफ। जब मैं ग्रीफ को देखती हूँ तो मैंने जिस तरह से कहा कि लॉस एक दफा जिंदगी में नहीं आता और इट्स जस्ट लाइक वेव्स। कभी कुछ ऐसा होता है जो कम आपको इफेक्ट करता है, कभी कुछ और होता है जो आपकी आके कंप्लीटली जात को हिला के रख देता है। तो जो आपका ग्रीफ प्रोसेस है वो आपका जिंदगी भर कुछ कभी कम कभी ज्यादा के हिसाब से चलता रहता है। अब हीलिंग जो आपकी होती है वो आपकी एक मसल की तरह है। आपने उस मसल को ट्रेन करना है, अपनी इमोशनल मसल को ट्रेन करना है कि किस तरह से आपने अपनी इमोशंस को
किस आपने नेविगेट करना है, किस तरह से आपने अपना एक आउटलेट ढूंढना है। देखिए आउटलेट बहुत जरूरी होता है क्योंकि इमोशंस को सप्रेस करने से बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं, मेंटली होते हैं, फिजिकली होते हैं, आपकी वेल बीइंग पे होते हैं, आपकी फीलिंग्स इरेगुलर हो जाती हैं। तो उन सब को देखते हुए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उन चीजों को प्रॉपर्ली चैनलाइज करें। और वो ये तमाम चीजें मैंने अपनी बुक में लिखी हुई है कि मैंने किस तरह आहिस्ता आहिस्ता उनको फेजेस में डिस्कवर किया और किस तरह से उन चीजों को एक अपॉर्चुनिटी समझा रादर देन समथिंग कि वो मेरी वीकनेस बने। आई मेड इट माई स्ट्रेंथ। बिल्कुल ऐसी। अच्छा सायरा, आप एक कारोबारी खातून भी हैं, आप एक माँ भी हैं, अब तो आप एक मुसन्निफ़ा भी हो गई हैं। सो आप जब लेट्स सपोज ये आपकी लाइफ की एक्सपीरियंसेस हैं, लेकिन हीलिंग इन द शैडो ऑफ लॉस जब आप खुद पढ़ती हैं तो तब मुतासिर करती है आपको ये किताब? जब मैं अपने आप की खुद की किताब पढ़ती हूँ आई फील वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ बिकॉज मैं ये जानती हूँ कि उस साइकिल से और उस ग्रीफ के डिप्रेशन से निकलना आसान काम नहीं होता। इसीलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि मेरी बुक जो पढ़ रहा है उसको इस चीज़ को वैलिडेट करता है दैट देयर इज समबडी लाइक यू हु हैज एक्सपीरियंस समथिंग लाइक दिस। और गिविंग अप इज नॉट एन ऑप्शन। जिंदगी अल्लाह ताला का एक तोहफा है, उसको आपने किस तरह से खूबसूरत रखना है और अपने लिए कितना पॉजिटिव रखना है, ये बहुत जरूरी है। सो व्हेन आई रीड माय ओन बुक आई फील प्राउड कि अल्लाह का शुक्र मिली कि मैंने उसको अपना एक स्ट्रेंथ बनाया रादर देन मेकिंग माई सेल्फ वीक। अच्छा सायरा, जिस तरह से आपने पहले बात की कि ये आपके ज़ाती तजुर्बात हैं उस पर मबनी ये किताब है, एक तो मुझे ये बताएं कि क्या ये किताब तमाम लोगों के लिए हर कोई इसको पढ़ सकता है, और सेकेंडली ये भी कि इसका लिखने का प्रोसेस कितना लंबा था, कब आपने ये कंप्लीट की किताब? जब मैं ये कहती हूँ कि ये किताब सबके लिए है, उसकी रीजन ये है कि देखें हम लोगों के जो इमोशंस हैं इंसान के वो एक यूनिवर्सल है। चाहे वो गुस्सा है, चाहे वो खाना कम, नींद खराब, मूड खराब, काम में जहन ना लगना, ये तमाम वो चीजें हैं जो आके आपको इंटरनली डिस्टर्ब करती हैं। सब्र करना एक चीज होती है, सब्र में आपको ये चीज है कि आप इस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन अपने इमोशंस को सप्रेस करना सब्र नहीं होता। वो अंदर आपके रहती है और फिर आपकी लेटर लाइफ में बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट्स ला सकती हैं। इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इन चीजों को एड्रेस अर्ली टाइम पे ही करें। और सॉरी, आपका दूसरा सवाल क्या था? दूसरा सवाल ये था कि आपको कितना टाइम लगा इस किताब को लिखने में? अच्छा, ये जब मेरे बुक पढ़ने वाले लोग हैं उसमें ये मैंने डेट एक्चुअली मेंशन की हुई है कि जब ये मैंने लिखना शुरू किया। लिखना शुरू मैंने इस वक्त नहीं लिखना, ऐसे नहीं लिख रही थी मैं कि मैं ये किताब लिख रही हूँ, वो मैं तब ऐसे लिख रही थी कि मैं एक जर्नलिंग के तौर पे एक लिख रही थी उसको। जो लिखने का प्रोसेस अपने रीडर्स के लिए मैंने वो पिछले 1 साल में डिसीजन लिया कि मैं अब ये चीज को अपनी ही पेजेस जर्नल के बदल के उनको एक नैरेटिव फॉर्म में ला सकती हूँ कि मेरे रीडर्स उनको रीड कर सकें और उससे रिलेट कर सकें। बिल्कुल ऐसे। अच्छा सायरा, मुझे लास्टली ये भी बताइएगा कि हीलिंग तो हर शख्स को ज़रूरत है, स्पेशली अगर हमारे मुआशरे की बात की जाए तो यहाँ पे परेशानियों का अंबार है हर शख्स के लिए। सो अगर किसी इस वक्त सुनने वाले ने आपकी किताब को पढ़ना है तो ये किस मार्केट प्लेस से मिल सकती है ताकि वो वहाँ से लेके उसको पढ़ सकें? जी बिल्कुल, ये बुक हर बड़े जो बुक स्टोर्स के ऑनलाइन पेजेस हैं, फॉर एग्जांपल रीडिंग्स है लाहौर में, वैनगार्ड है इस्लामाबाद में, ऑनलाइन किसी भी जगह पे आप मेरी सिर्फ सर्च में लिखेंगे तो आपको नेशन वाइड आपको वेबसाइट्स पे ये अवेलेबल है। इन स्टोर लाहौर में भी और इस्लामाबाद में है। कराची वालों के लिए दे कैन इवन DM मी एंड माई इंस्टाग्राम पेज या वेबसाइट पे वो नेशन वाइड डिलीवरीज चल रही हैं। सेकेंडली, मेरे जो इंटरनेशनल रीडर्स हैं, जो पाकिस्तानी एक्सपैट्स हैं या एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड, ये बुक अमेजोन पे भी पब्लिश हो चुकी है। इट इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन अमेजोन। जो किंडल के शौकीन है उसको ई बुक फॉर्म में भी पढ़ सकते हैं, और जिनको पेपर बैक चाहिए वो अमेजोन पे कहीं पे भी बैठे हुए दुनिया किसी भी मुल्क में ऑर्डर कर सकते हैं। सही हो गया। थैंक यू सो मच सायरा, आप हमारे साथ मौजूद थी और जिस तरह एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी, और ये किताब सबके लिए, और प्लेटफॉर्म भी सायरा ने बता दिए, आप वहाँ जाकर इसको डाउनलोड कर पढ़ भी सकते हैं। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम बात करेंगे कि एक लम्हे की खुशी और फिर ज़िंदगी भर का पछतावा। एक्सटेसी वो गोली जो नौजवानों को वक्ती तौर पर तो सुरूर देती है, मगर धीरे धीरे उनकी ज़िंदगियों से सुकून, सेहत, रिश्ते, ख्वाब
सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता चला जाता है। नशे में डूबा एक फ़र्द सिर्फ खुद नहीं टूटता बल्कि उसके साथ उसका पूरा ख़ानदान भी बिखर जाता है। और आज हम बात करेंगे कि एक्सटेसी जैसे मसनूई नशे की लत कहा जाता है कैसे इंसान की शख्सियत, उसकी सेहत, उसके रिश्तों, उसके माशरती मकाम को तबाह कर देती है। बिल्कुल ऐसी है। और हमारे साथ आज मौजूद उसामा बिन जुबैर साहब, साइकेट्रिस्ट हैं। सर थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो एक्सटेसी की बात की जाए तो सर ये इसको आम फेम जुबान में वही जिस तरह पिल्स लेते हैं लड़के और उसके बाद पूरी रात 12-12 घंटे 13-13 घंटे डांस होता है और फिर अगले 3-4 दिन वो सोए रहते हैं। सर ये कितना ज़्यादा डेंजरस है और कितना इसके असरात होते हैं आपके जहन के ऊपर? देखिए ये एक केमिकल कंपाउंड है जिसे MMDA भी कहते हैं और बेसिकली एक आम आजकल जो नशा है आइस, ये समझ लें उसकी बड़ी बहन है। अच्छा। और ये दिमाग को स्टिमुलेट करती है। अच्छा, गोरे ने ये ड्रग बनाई थी कि आप महीने में एक आध दफ़ा करके पार्टी कर लें, डांस कर लें, दोस्तों के साथ एंजॉय कर लें। यहाँ पे क्या हुआ है कि ये रूटीन में यूज़ होना शुरू हो गई, इसका नशा शुरू हो गया। फिर आपको पता है नशे का क्या मतलब है कि उस चीज़ से मज़ा आएगा, सुरूर आएगा, यानी कि वो दिमाग में जाएगी। तो जब आप अपने दिमाग के केमिकल से छेड़खानी करेंगे फिर उसका टोल टैक्स बहुत हैवी है। तो इनिशियली तो आपको ये हाई करेगी, सुरूर देगी, खुशी देगी। एक्सटेसी का मतलब ये है बेपनाह खुशी, आप हाई हो जाएंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म इसके फिर बहुत साइड इफेक्ट्स। सही। तो ये आप अगर रेगुलर बेसिस पे लो तो फिर क्या होता है? देखिए एक तो आपके वही मैंने बताया दिमाग की केमिस्ट्री चेंज हो जाएगी। आपके दिमाग को तेज़ रहने की आदत पड़ जाएगी, आपकी नींद उड़ जाएगी, आपको पैरानोया डेवलप हो जाएगा, आप दांत खिचखिचाएंगे, लोगों पे शक करेंगे। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं कि जी घर वाले कहते हैं एकदम इसने हम पे शक करना शुरू कर दिया, इसको लगता है हम इसके खिलाफ हैं, एजेंसियां इसके पीछे लगी हुई हैं, अमेरिका से कोई से अगवा कर रहा है, आपको डिल्यूजन्स बनना शुरू हो जाती हैं। अच्छा। यानी हकीकत से आपका राब्ता कटना शुरू हो जाता है, फिर आप रिस्की भी हो जाते हैं। मुझे अगर यकीन है कि आप मेरे खिलाफ हैं, मुझे नुकसान पहुंचाएंगे तो मैं आपको इमेजिनेशन होना शुरू हो जाती है। इसको डिल्यूजन इमेजिनेशन नहीं होती, ये फिक्स यकीन होता है। अच्छा। पेशेंट की एक दुनिया बन जाती है पैरेलल टू आवर ओन दुनिया, क्योंकि जो आपकी दुनिया की परसेप्शन है, मुझे आप नजर आ रही है, मेरे दिमाग में कुछ केमिकल निकल रहे हैं, आपकी आवाज़ आ रही है, कुछ केमिकल निकल रहे हैं। अगर आपके यहाँ बैठे और बोले बगैर आपकी तस्वीर और आवाज़ आ रही है, दिमाग मेरा ऑटोमेटिक हो गया है, मेरे कंट्रोल से बाहर हो गया है। तो ये सबसे सीरियस साइड इफेक्ट है जिसके लिए हमें कई दफ़ा पेशेंट को दाखिल भी करना पड़ता है। और डॉक्टर साहब अगर आपने एक्सटेसी की बात की कि जब ये लेते हैं तो आपका दिमाग तेज़ हो जाता है, सो इट्स लीड्स टुवर्ड्स अदर जो आपके नशे हैं, जिस तरह कोक है उससे भी दिमाग आपका तेज़ होता है, तो ये आपको उधर भी लीड कर लेगी और वो भी आप खतरे की तरफ चले जाएंगे। देखिए ये तो गेटवे है ना, जब आप बैरियर टाउन या गुलबर्ग ग्रीन की एक पार्टी पे चले गए हैं, रेव कल्चर शुरू हो गया है, फिर वहाँ पे अल्कोहल है, हीरोइन है, आइस है, एक्सटेसी है, कोकेन है, पैसे आपके पास हैं, पार्टी वहाँ पे हो रही है, तो फिर देयर इज़ नो लुकिंग बैक। और ये जो स्टिमुलेंट्स है ना, जो डिप्रेसेंट्स हैं जिसमें अल्कोहल है, हीरोइन है, इनका लॉन्ग टर्म बहुत होता है। स्टिमुलेंट्स फ़ौरन अपना असर दिखाना शुरू करते हैं। और मैंने आपको मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स की बात बताई, फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम्स आती हैं। एक पेशेंट था मेरा जो आउट पेशेंट में OPD में आया और अभी मेरे देखने का इंतज़ार कर रहा था, एंड ही डाइड। उसका CPR करना पड़ा, क्योंकि ये स्टिमुलेंट्स जो हैं ये हार्ट को नुकसान पहुंचाते हैं। जब आपका दिमाग तेज़ होगा, पूरे जिस्म में तेज़ी के केमिकल निकालेगा, आपके दिल को मुतासिर करेगा, आपकी शरियानों को मुतासिर करेगा, तो मेंटल हेल्थ भी हो सकता है लेट आए, पहले आपकी फिजिकल हेल्थ डैमेज होना शुरू हो जाएगी। तो ये इसलिए फिर इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारे लोग इनके इलाज के लिए साइकोलॉजिस्ट के पास चले गए, दम कराने चले गए, तो वो जब डॉक्टर पिक्चर में नहीं आता तो बहुत सारा फिजिकल और मेंटल हेल्थ डैमेज फिर कई दफ़ा इरिवर्सिबल भी हो जाता है। अच्छा, मतलब इससे मेंटल हेल्थ ख़राब है, फिजिकल हेल्थ ख़राब है, तो फिर आप किस तरह से डील करते हैं? एक पेशेंट को रिकवर करने में कितना टाइम होता है? देखिए सबसे पहले तो ये देखते हैं ना कि पेशेंट अपनी मर्जी से आया है या लाया गया है। अच्छा। जब खाली ड्रग्स वाला मामला है, वो खुद पार्टी से तंग है, वो कहता है मैं छोड़ता हूँ तो डिप्रेस होता हूँ, तो बहुत सी दफ़ा हम उसकी आउट पेशेंट में भी मदद कर सकते हैं, एक प्लान बनाते हैं, फैमिली को ऑन बोर्ड लेते हैं। लेकिन बहुत सारी दफ़ा जब पेशेंट साइकोटिक होता है, उसका हकीकत से राब्ता कट जाता है, उसे कानों में गैबी आवाज़ें आती हैं, लोगों पे शक होता है, तो व्यूअर्स ये जान लें कि ये वो कंडीशन है वो इलाज के लिए कभी नहीं आएगा। इस कंडीशन में कानून हमें इजाज़त देता है कि हम पेशेंट की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ भी उसको दाखिल करके उसका इलाज कर सकते हैं, जब तक वो हकीकत की दुनिया में वापस नहीं आता, क्योंकि वो बहुत रिस्की हो सकता है। वर्ल्ड में है वो। बिल्कुल, आप बहुत सारे ब्लास्फेमस चीज़ें आ जाती हैं, वो नबूवत का लोग दावा कर देते हैं, हाई हो जाते हैं ना दिमाग के केमिकल तेज़, लोग उनको जला देते हैं। फिर बहुत से लोगों को लगता है एजेंसीज मेरे पीछे हैं, वो जो CCTV कैमरास लगे होते हैं उन पे बबलें चिपका के बबल्स लगाना शुरू कर देते हैं कि ये मेरे लिए लगाई गई, तो ये मुझे देख रहे हैं। ठीक है, तो इतना जब डेंजर आ जाता है फिर उस वक्त उनकी मर्जी के खिलाफ दाखिल करना पड़ता है, पहले साइकोसिस को सेटल करना पड़ता है, फिर हम एडिक्शन की प्रॉब्लम्स की तरफ जाते हैं, और फिर उसके बाद एक बहुत बड़ा पिंडोरा बॉक्स होता है फैमिली प्रॉब्लम्स का। जिस तरह हमारे आज के टॉपिक में भी है ना कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स भी आती हैं, फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम्स भी आती हैं, और सोशल
प्रॉब्लम्स Problems बहुत होती आती हैं, हैं। और कई दफ़ा वो जो फैमिली रिलेटेड इश्यूज हैं उनकी वजह से इंसान लैंड भी करता है ड्रग्स पे, और कई दफ़ा वो हम बचाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो फैमिली, जब मैं वेस्ट में काम करता था ना तो वहाँ फैमिली का बहुत कॉन्सेप्ट होता नहीं था। मेरा कम्युनिटी नर्स था, वो घर जाता था, वो देखता था हफ्ते में एक दफ़ा, तो फैमिली पिक्चर से माइनस होती थी। यहाँ फैमिली डबल एज स्वॉर्ड है। अगर मैं फैमिली के इमोशंस को, फैमिली डायनामिक्स को साइंटिफिकली स्टीयर कर पाऊँ तो यहाँ पे एडिक्शन का सक्सेस रेट, एडिक्शन ट्रीटमेंट का वैसे से बेहतर है। लेकिन वो इमोशंस इतने प्रॉब्लमेटिक कई दफ़ा होते हैं माँ बाप के, बहन भाइयों के, सोसाइटी के, कि बहुत मुश्किल हो जाता है मरीज़ को रिकवर करना। बिल्कुल, तो ये बड़ी डबल एज स्वॉर्ड। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि आप इसके ऊपर भी तो पूरा आपका थीसिस होगा कि नौजवान इस नशे की तरफ क्यों जाते हैं या किसी भी नशे की तरफ क्यों जाते हैं, लेकिन स्पेशली पाकिस्तान में जो पार्टी कल्चर है, रात को किसी दूर में फार्म हाउस में जाना, वहाँ पे जाके एक पिल ले लेना, फिर वो डिफरेंट जो नशे हैं उनका तो आपने जिक्र किया, जाने की वजह क्या है? हमारी सोसाइटी में तो इस तरह की चीज़ें प्रिवेल नहीं करती थी आज से 10-15 साल पहले। अच्छा देखिए, अगर करती भी थी ना तो वो बड़ी लिमिटेड थी। एक कमरे तक थी। सोशल मीडिया से टिकटॉक पे जब उन पार्टियों की रिपोर्टें आ रही हैं, देखिए इसमें एक एस्पेक्ट है जिस पे मैं और आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन पैगाम दे सकते हैं जो लेजिस्लेटर्स के हवाले है, जो पॉलिटिशियंस के हवाले है कि कहीं से ड्रग्स आ रही हैं, कंट्रोल नहीं हो रहा, लॉ इन्फोर्समेंट नहीं है। मुझे जब ये बच्चे मिलते हैं मैं कहता हूँ जी कि आपको कोई पकड़ता नहीं है, वो कहते हैं जी पुलिस वाला भी आता है, कैन बियर के और 2 गोलियाँ पिल्स की पुलिस वाले को दे देते हैं तो हमारी जान छूट जाती है। फिर मैंने पिछली दफ़ा भी आप ही के सेट पे साल पहले प्रोग्राम में एक जहरा आपा की नज़म का टुकड़ा सुनाया था। बढ़ते हुए बच्चों पर खुलती हुई दुनिया है, खुलती हुई दुनिया का हर बाब तमाशा है, माँ बाप की सूरत तो देखा हुआ नक्शा है और देखे हुए नक्शे का हर रंग पुराना है। माँ बाप इवॉल्व नहीं कर रहे, वो बच्चों को कंट्रोल करना चाहते हैं। जब एक बच्चा बड़ा हो रहा है, 13, 14, 15 साल का है, उसमें चेंजेस आ रही हैं, वो माशरे को अपने तरीके से देख रहा है, उस वक्त कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर काम करना है। उस वक्त माँ बाप रिलीजन को यूज़ करते हैं, रिवायात को यूज़ करते हैं, सोसाइटी को यूज़ करते हैं बच्चे को कंट्रोल करने के लिए। फिर वो अपने दिल की बात आपसे नहीं करेगा, वो अपना प्रॉब्लम आपसे। इस वक्त बच्चे की स्ट्रेस कोपिंग बन रही है। याद रखें, बहुत सारी ड्रग्स शुरू में बीमारी बन के नहीं आती, एक पुअर स्ट्रेस कोपिंग बन के आती हैं। आज आप यहाँ बैठे हैं, आपका शो अच्छा नहीं गया, आप बहुत परेशान हैं, तो क्या तरीका है? आप अपनी इंतज़ामिया से बात करें, किसी दोस्त से डिस्कस करें चीज़ों को, किताब पढ़ें मॉर्निंग शो पे, चैट जीपीटी करें, चीज़ों को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। दूसरा तरीका क्या है? जाके एक सूटा लगा लें। ठीक है, वो शुरू में आसान लगता है। तो बच्चों को मसाइल डिस्कस करने के लिए लेस इमोशनल पेरेंट्स, लेस कंट्रोलिंग पेरेंट्स, लेस कंट्रोलिंग मेंटोर्स, टीचर्स वो अवेलेबल नहीं है। तो और वो जो गली के कोने पे खड़ा चर्च बेच रहा है वो बड़ा रेडिली अवेलेबल है एंड ही इज़ लुकिंग फॉर इट। तो फिर बच्चों की 14, 15, 16 साल की उम्र में ये स्ट्रेस कोपिंग बनती है। फिर ये ग्लैमराइज्ड है। आपकी सोसाइटी में काम करना ग्लैमराइज नहीं है। मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, लोगों को बताता हूँ, मुझे शेम किया जाता है। आप डॉक्टर साहब, आप 10 बजे सो जाते हैं। ओह यार, लाइफ ही नहीं है। ठीक है, आप 10 बजे सो जाते हैं। तो जब आप ग्लैमराइज करेंगे रात को जागने को, ग्लैमराइज करेंगे पार्टी कल्चर को, स्वैग होगा ड्रग यूज़ करना। बड़े बड़े स्कूल की चेन्स के बच्चे मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं कि जी अगर हम नहीं करते ये ड्रग यूज़ तो हम रिलेट ही नहीं कर पाते अपनी क्लास के बच्चों से। और चर्च को तो मैं अक्सर जब पेशेंट से बात करता हूँ, मैं कहता हूँ जी कोई नशावर चीज़ तो इस्तेमाल नहीं करते, वो कहता है नहीं। फिर मुझे डिस्क्लेमर देना पड़ता है कि चर्च भी एक नशा है। वो कहता है ठीक है, पिल भी एक नशा है। वो ये चर्च को या एक्सटेसी शराब कोई नशा समझते हैं, वो समझते हैं शराब नशा है, हीरोइन नशा है, चलो कोकेन नशा है। ये आइस, चर्च और पिल्स, एक्सटेसी, ये तो नशा है ही नहीं। लेकिन डॉक्टर साहब, मुझे आखिर में आप ये भी बताएगा कि जिस तरह से आपने पहले शुरू में कहा था कि ये आइस की बड़ी बहन है, आपने इसी तरह से कहा, लेकिन दूसरे जितनी तमाम तर चीज़ें होती हैं नशा आवर, और इसमें एक तो उस तरह से बताएं कि एक दफ़ा लेने के बाद ही इंसान उस स्टेज पे चला जाता है, और सेकेंडली मुझे ये भी बताएं कि अगर किसी आप पेशेंट को रिकवर कर लेते हैं तो क्या गारंटी होती है कि वो दोबारा इसकी तरफ नहीं जाएगा? अच्छा, आपके दोनों सवाल जो है, सबसे पहले तो ये कि ये पर्सनैलिटी फैक्टर्स बहुत होते हैं। ठीक है। लोगों की, यंगस्टर्स की शख्सियत में थ्रिल सीकिंग होती है, अच्छा, ओपननेस टू एक्सपीरियंस होती है, वो कुछ नया करना चाहते हैं। नया करने को आपकी सोसाइटी में फिलहाल है कुछ नहीं, ठीक है, सिवाय एक जो मार्गला की ट्रेल्स है, चलो पहाड़ी चढ़ा दिया, उसके अलावा क्या, कोई माउंटेनरिंग नहीं है, कुछ स्विमिंग नहीं है, जॉगिंग नहीं है, म्यूजिक नहीं है। तो वो फिर इस तरफ जाते हैं, और एक दफ़ा जाने के बाद बहुत से लोग वापस भी आ जाते हैं। तो एक दफ़ा से हरगिज़ नहीं होता, उस वक्त भी अगर आप हेल्प ले लें। ठीक है। दूसरा आपने बताया, दूसरा सवाल था आपका, दूसरा ये था कि गारंटी क्या होती है कि पेशेंट दोबारा से? देखिए, वेस्ट में जो रिलैप्स रेट है वो 90% है। अच्छा। एडिक्शन का मरीज़ वेस्ट में 90% दोबारा जाता है।
पाकिस्तान में हमारे पास फिर भी हालात बेहतर हैं, बल्कि मैं कल भी कह रहा था, मैंने कहा ये जो मोहम्मद बिन सलमान साहब है सऊदीया से, ये मुझे किस दिन पकड़ेंगे, क्योंकि मेरे पास जो मरीज़ तीसरी दफ़ा दाखिल होता है उसके घर वालों को मैं कहता हूँ अब इसका सऊदीया का वीज़ा लगाओ, इसकी वहाँ पे नौकरी ढूंढो। इस सोसाइटी में इसकी रिलैप्स प्रिवेंशन नहीं हो सकती कि तीसरी दफ़ा इलाज फेल अगर हो रहा है 2 साल में, ये तीसरी दफ़ा दाखिल है। तो अब सऊदीया में ये है कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, सज़ाए मौत है, वहाँ भी बहुत से लोगों को मिल जाती है, लेकिन फिर भी तो ये आखिरी हल होता है। तो ये याद रखें, ये एक मेहनत है जिसमें कुछ दवाई है, डॉक्टर का रोल है, कुछ फैमिली का रोल है, कुछ पेरेंट्स का रोल है, कुछ सोसाइटी का रोल है, सारे मिलके मेहनत करते हैं तो हम इस ठीक होने के प्रोसेस को लंबी ड्यूरेशन तक ठीक। बिल्कुल वैसे, और डॉक्टर साहब ने जो आखिर में बात की ना कि आपकी सोसाइटी का वाइब्रेंट होना बहुत लाजमी है, बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी सोसाइटी वाइब्रेंट होगी, यहाँ पे कुछ कॉन्सर्ट्स होंगे, फिर कुछ कम्युनिटी स्ट्रांग होगी, म्यूज़िक होगा, खेल होंगे, ट्रेल्स के अलावा बहुत सारे ऑप्शंस होंगे आपके पास जो महंगे नहीं होंगे, जो सस्ते होंगे। ऑप्शंस बहुत सारे होटल्स के भी हैं, लेकिन वहाँ पे जाके आपको 20, 25, 30 हज़ार रुपये का बिल पे करना पड़ता है। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन और हज़रात, सुबह की सोच से इतना ही। मुझे गज़ल अशरफ को और हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।